हेलो एवरीवन। आज हम 10th का, ठीक है, 10th CBSE नेक्स्ट लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला यूनिट था, पहला यूनिट क्या था? केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका हमने पहला लेक्चर कर लिया था, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने देख लिया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, राइट। वहाँ पर फिर हमने देखा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया था डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर जो है हमने कंटिन्यू करना है। और लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे जाके छोड़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जाके छोड़ा था हमने, ठीक है। वहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यूनिट हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू समझा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। कितने टाइप की थी रिएक्शंस हमारी? पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दूसरा क्या था? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवा था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये 5 टाइप के रिएक्शंस हमने लिखी थी लास्ट लेक्चर में। इन्हीं को आज हम थोड़ा डिटेल में करके समझते हैं विद एग्जांपल्स हैं क्या एक्चुअली। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, फिर से मैं बताता हूँ हल्का हल्का सा जल्दी से, फिर हम डिटेल में समझेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या था? मैंने बताया था कि बाहर से या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में आते हैं और क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये कहलाता हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता। फिर देखा था हमने डीकॉम्पोजिशन में क्या था? ये जो डीकॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से दोनों कैसे थे? एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ करते थे। ये कॉम्बिनेशन में आके जुड़ रहे हैं और डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है? ये सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या कहलाती हैं? आपकी डीकॉम्पोजिशन कहलाती हैं। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट में कि एक एटम या ग्रुप आया, उसने किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम या ग्रुप को हटा के खुद ऐड हो गया जाकर, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे थे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कह रहे थे। डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था कि भाई इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक एटम आया या ग्रुप आया, उसने पहले से मौजूद एक एटम ग्रुप को हटाया, इसको हटाया और ये खुद आकर जुड़ गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें से कुछ निकल के इधर जाना है और इसमें से निकल के कुछ इधर है। इन दोनों में क्या हो रहा है? एटम या ग्रुप का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर इसको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि भाई जब भी हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन निकालेंगे ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका उल्टा कर दिया था कि भाई ऑक्सीजन निकालेंगे रिडक्शन कहलाया, हाइड्रोजन ऐड करेंगे रिडक्शन कहलाया, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब भी रिडक्शन कहलाया, ठीक है। आज हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एक्चुअली। वो हमें पता है, मैंने बताया था आपको कि भाई रिएक्शन में क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम कहें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी सारी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या? 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबॉन लिया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबॉन को जब मैं बर्न करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया और 2 एटम मैंने क्या मैग्नीशियम के लिए लिया। क्या होते हैं, देखो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, एक मैग्नीशियम है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। जाकर ये क्या बना लेंगे, जाकर दोनों MgO बना लेते हैं। ठीक है, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन क्या कहा हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस देखो करने का तरीका क्या होता है, एक लेक्चर हम इस पर भी करेंगे, इस अलग से एक लेक्चर सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें करना है। यहाँ क्या है, जितने एटम, ये क्या देखो, ये LHS और ये आपकी RHS, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जितने एटम LHS पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, उतने ही क्या होने चाहिए, RHS पे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ कितने हैं, मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यहाँ कितने हैं, मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, यानी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, एटम 2 दिख, देखो एक मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या है, 2 एटम है। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन, 1 है, तो यहाँ भी बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं आगे इसको 2 लगा दिया, स्टिचियोमेट्री इसकी 2 कर दी, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन, यानी ये 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम से होगा और ऑक्सीजन से भी होगा। तो देखिए यहाँ 2 मैग्नीशियम इधर दिख रहे हैं आपको, 2 इधर दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन इधर दिख रहा है एटम और 2 ऑक्सीजन एटम इधर। अभी रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 2 एटम, 2 डिफरेंट टाइप के एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, तब क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ये मैग्नीशियम था, ये हमारा ऑक्सीजन है और ये क्या बन के जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये और ये क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन हो रहा है, तो इसीलिए कहला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन है, हमारे घरों में भी कई बार हम होते हुए देख लेते हैं। वो रिएक्शन कौन सी है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूने का मतलब है जो बाज़ार से कई बार हम वाइट वॉश करने के लिए लेकर आते हैं, जिसको आप कलई के नाम से भी जानते हैं। हर तरफ अपने एरिया के हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पे इसको कलई के नाम से जानते हैं, वाइट वॉश बेसिकली। तो क्या करते हैं आप, वहाँ पर जैसे ही चूना लेकर आते हैं बाज़ार से, उसमें क्या करते हैं हम, वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ही बिगरस रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो कैल्शियम ऑक्साइड में, चूने में, तो क्या होता है, वो बहुत बिगरस रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। क्या बना लेता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या देखा हमने, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन हो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अगर रिएक्शन की हम बात करें बैलेंस है या नहीं, तो आप देख लो भाई, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है। ओ कितने हैं यहाँ पर, 1 ये रहा और 1 ये, टोटल कितने हो, 2 हो गए। तो कोई होल ट्वाइस लगा रखा है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, तो यहाँ पर भी होल ट्वाइस लग रखा था, यहाँ भी 2, तो रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस है। तो बेसिकली क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे निकलती है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जैसे ही चूने में, बिना बुझे चूने में हम वाटर डालते हैं तो बहुत पानी बॉयल होने लगता है, बिना गर्म किए वहाँ उबाल आने लगता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी वहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, मुझे बताइए ज़रा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लें, बता देता हूँ मैं। कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से मिक्स करा दिया, तो क्या बनाया, ये जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता। तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं, कॉम्बिनेशन के। आप देख रहे हो सब कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, डीकॉम्पोजिशन था। नेक्स्ट रिएक्शन थी डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन मैंने बताया आपको कि भाई कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस,
ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोई एक मॉलिक्यूल है वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का या एटम का या एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, सब लोग जानते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोजिशन पे क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, राइट, एक कैल्शियम दिख रहा है, तो एक कैल्शियम ये निकला और यहाँ से निकला एक ऑक्सीजन, क्या निकला, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड निकला, कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में कौन बचा है, देखिए CO3 था, CO3 में से मैंने एक और निकाल लिया, क्या बचा, CO2 बचा। ठीक है, तो क्या बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जाकर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, डिकम्पोजिशन हो गया इसका, कैल्शियम कार्बोनेट के टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जाके ब्रेक डाउन हो गया। तो देखो भाई, यहाँ से एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल क्या दे रहा है हमें, टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। दैट्स वाई सच रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, इसको हटा दूँ, ओके, यस। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और होता है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही फोटो डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो क्यों कहा गया इसको, कब कहते हैं और किस लिए कहते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन हमने देख लिया, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो जब भी कभी कोई चीज़ तोड़ते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो एनर्जी हम किसकी फॉर्म में दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, लाइट करंट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी, लिसिस का मतलब होता है टूटना। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो से मतलब यहाँ पर क्या है, फोटो से मतलब आप जो क्लिक करते हैं उस फोटो, वो फोटो नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, सनलाइट हो सकती है या फिर किसी सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त हुई लाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर डिकम्पोजिशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, अगर हम सनलाइट या कोई और लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने क्या किया, वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया, ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिए। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी वाटर से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और मुझे क्या मिलता है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, देखो 2 2 जा 4, यानी 2 मॉलिक्यूल मुझे क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे, और क्या मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल मिल जाएगा मुझे ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वाटर किस में डिकम्पोज, वाटर का डिकम्पोजिशन किस में हो गया, हाइड्रोजन में हो गया और ऑक्सीजन में हो गया जाकर। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ, वाटर ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, इसीलिए ये कहलाया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, दूसरा क्या है हमारा, फोटोलिसिस था या फोटो डिकम्पोजिशन था, इसको हटा देता हूँ मैं, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इसी को हम कहते हैं फोटोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलिसिस। ठीक, फोटोलिसिस के नाम से भी जानते हैं हम इसके लिए।
ओके क्या होता है, हम इसका एग्जाम्पल लूँ मैं, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा मॉलिक्यूल का वो किसकी वजह से होगा, वो जाकर होगा आपके लाइट की वजह से, ठीक है। वो सनलाइट हो सकती है, कोई सिंथेटिक सोर्स से लाइट हो सकती है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया, AgCl लिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमने ले लिया। यहाँ क्या करते हैं, लाइट अगर हम दे देते हैं, ठीक है, HNu दे दी। HNu क्या है, यहाँ पर लाइट का सिंबल है। अगर कहीं पर HNu दिखाई दे रहा है किसी रिएक्शन के ऊपर, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो जो रिएक्शन है वो लाइट की वजह से हो रही है। या फिर कई बार इसकी जगह हम UV सिंबल भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है, क्या UV क्या है, एक टाइप की लाइट है, रेडिएशन है, ठीक है। तो इन दोनों, चाहे HNu यूज़ कर लीजिए, कहीं पर लिखा है, या फिर कहीं पर UV लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन लाइट की वजह से कंप्लीट हो रही है। तो क्या है, HNu या लाइट, सनलाइट, या सनलाइट भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सिंबल हो, सनलाइट लिखा हो, HNu लिखा हो, UV लिख रखा हो किसी एरो पे, किसी रिएक्शन में, इसका मतलब वो फोटो रिएक्शन हो रही है, वो लाइट की वजह से हो रही है। वो डिकम्पोजिशन हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, लाइट की वजह से, एक ऐसी रिएक्शन है लाइट की वजह से होने वाले जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में जीवन पॉसिबल हुआ है, लाइफ पॉसिबल हुई है। तो बता सकते हैं आप में से कौन सी रिएक्शन है वो लाइट की वजह से पूरी होने वाली? उस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ना हो तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए खाने के लिए खाना अवेलेबल नहीं होगा। अब खाना नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे? तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की वजह से ही इस अर्थ पर जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, टूटकर हमें, देखिए 2 मॉलिक्यूल क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए तो 2 मुझे मिल जाएंगे सिल्वर एटम और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये सिल्वर जिसको आप चांदी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया जाकर, ठीक है। दिस इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, चूंकि लाइट की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस कहेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा था, मैंने आपसे कहा था कि बाहर से आया हुआ कोई एटम या ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी उसको हटाकर खुद जुड़ जाना है जाकर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर जिंक एटम लिया, ठीक है, जिंक की रिएक्शन मैंने HCl के साथ करा दी, ठीक है, HCl। तो जिंक क्या करेगा, इस HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और क्या होगा, खुद जाकर जुड़ जाना है। तो क्या बना लेगा जाकर, ये ZnCl2 बना लेता है, ठीक है। Zn यानी एक Zn दिख रहा है जिंक, ठीक है, एक आपका जिंक एटम दिख रहा है, और दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन है तो क्या मुझे जिंक क्लोराइड मिल गया, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्राप्त हो गया मुझे, और साथ में क्या मिला, कौन मिला, हाइड्रोजन, H2 बाहर निकल गया। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और खुद आकर जुड़ गया, यानी जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। आगे अपर क्लासेस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे जाकर, हम लोग पढ़ाते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। वहाँ भी यही होता है, कोई एटम ग्रुप आता है, पहले से मौजूद एटम है ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअली, जिंक ने हटाया क्यों? तो बेसिकली है क्या, जिंक की रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो किसी भी एटम की रिएक्टिविटी दूसरे एटम से ज़्यादा होगी तो उसको, कम रिएक्टिव एटम को उसके कंपाउंड में से वो रिप्लेस कर देता है। आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी होगी, ठीक है, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो जो भी एटम उस सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं,
वो सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे होते हैं तो वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे तो पता लगेगा कि जिंक उस सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होता है मौजूद, इसी वजह से वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ऐसे अगर एक और रिएक्शन ले लूँ मैंने, इस बार जिंक की रिएक्शन मैंने कॉपर सल्फेट के साथ करा दी। ठीक है, ये फिर से क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हो, किसी चेयर पे, किसी सोफे पे, कोई दूसरा व्यक्ति आया, अब वो कह रहा है भाई आप यहाँ से हटिए, आप यहाँ से हटिए, तो आप कब हटेंगे, कब हटेंगे, जब वो आपसे ज़्यादा एक्टिव होगा या आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा। एक और दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब बड़ा अधिकारी आता है तो छोटा अधिकारी अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर जो अधिकारी आया उससे ऊपर कोई अधिकारी आया, उसकी पावर ज़्यादा हो गई, तो वो अधिकारी उठ के खड़ा हो जाएगा, चेयर उसको ऑफर कर देगा। तो बेसिकली क्या है, ऐसी जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कम पावर वाले को हटा देता है। यूनिवर्सल लॉ भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, कि कम पावर वाले को ज़्यादा पावर वाले ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। हर जगह आपको अपनी आम जिंदगी में भी देखने को मिलता होगा। जनरली परेशान कैसे किया जाता है, जनरली सामान्यतः ये देखने को मिलता है, हम कौन परेशान होता है, जो जिनकी पावर बेसिकली कम होती है, जिनकी पावर हाई होती है वो परेशान बेसिकली नहीं होते हैं। ओके, हाँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट था, ये मैंने बता दिया आपको। तो क्या करेंगे, जिंक को हम कॉपर से रिप्लेस, जिंक से कॉपर को हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, कॉपर हट के क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कॉपर मेटल की फॉर्म में यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाना है। ठीक है, दिस इज जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या मिल गया मुझे, जिंक सल्फेट मिल गया, जिंक सल्फेट। तो ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हटा देता हूं मैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या बताया था मैंने, दो मॉलिक्यूल में एक्सचेंज होगा एटम या ग्रुप का। ठीक है, तब वो कहलाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बहुत मशहूर और फेमस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं। तो वहाँ पर भी ही जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। देखिए, ये हमारा जनरल बहुत मशहूर, बहुत कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, NaOH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और एक कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है हमारा, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि प्योर HCl है वो गैसेस स्टेट में मिलता है या सॉलिड स्टेट में मिलता है या लिक्विड स्टेट में मिलता है, मुझे बताइए ज़रा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्योर HCl जो है गैसेस स्टेट में मिलता है या फिर सॉलिड स्टेट में मिलता है और गैसेस स्टेट में मिलता है या फिर लिक्विड में। एक्सप्लेनेशन में दीजिए क्यों मिलता है, अगर सॉलिड मिलता है तो क्यों मिलता है, गैस मिलता है तो क्यों मिलता है, और लिक्विड स्टेट में मिलता है तो क्यों मिलता है। ठीक है, क्या होगा, ये बहुत ही मशहूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ से ये एक्सचेंज होंगे। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और OH एक्सचेंज होंगे और इधर जाकर ये आपस में जुड़ जाने हैं। बेसिकली ये आपस में जुड़ गए, बच्चे कौन, सोडियम और क्लोरीन, ये आपस में जुड़ गए तो क्या बना, एक तो NaCl बन गया, टेबल सॉल्ट बन के तैयार हो गया, और साथ में कौन बना, वाटर बन के बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हो आप कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, OH और H एक्सचेंज हो रहे हैं और
वो जाकर आपस में एक्सचेंज होकर वाटर बना रहा है, इधर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन किसी का फिर से पूछ लीजिए मुझसे। ओके, नेक्स्ट हमारी बचती ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इन रिएक्शंस के लिए अलग से एक हम चैप्टर लेंगे सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई किसी का डाउट है, क्वेश्चन में पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।